मुझे बता दीजिए मुसलमानों को क्या मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकुलर पार्टीज हमारे साथ गठबंधन करेंगी, हम इलेक्शन से एक दिन पहले तक तैयार हैं। नहीं, हमारी तो हैदराबादी बिरयानी है, बहुत शानदार बिरयानी है, दुनिया तारीफ करती है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ दिया, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसा नासूर हमारी कौम से बाहर निकल गया और इन्होंने हमारे कचरे को अपने पास रख लिया। ये बोलते हैं कि हम तो मजलिस को वोट देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। अब की बार मुसलमान मजलिस के साथ जाएंगे। पिछले 3 इलेक्शनों में मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, मगर यादव नहीं समाजवादी के पास रुक पाया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। जगह जगह जाता है और जानता है कि जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है और किसे किंग मेकर बनाना चाहती है। अहम जो नाम निकल करके आ रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी का आता है। कोई कहता है इसमें वोट काटने के लिए आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो अपने हक हुकूक की बात करने के लिए आ रहा है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। अब जो ताज़ा मामला ये है कि बिहार की विधानसभा के अंदर जो AIMIM के 5 विधायक हैं, उन्होंने राष्ट्रगीत यानी कि जो वंदे मातरम कहते हैं उसे गाने के लिए इनकार कर दिया है कि ये संविधान में नहीं लिखा है। इस तरीके का उन्होंने कुछ हवाला दिया है, हम जानेंगे। और राष्ट्रगान के लिए उन्होंने स्वागत किया कि राष्ट्रगान होना चाहिए, और राष्ट्रगीत के लिए उन्होंने इनकार किया। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश सचिव साथ हैं इमरान बोबी साहब, जिनका हर मंच से नाम लिया जाता है। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इनका नाम लेते हैं और स्वागत करते हैं हर जगह। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। जी शुक्रिया साहब। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, आपकी पार्टी 2017 में आती है चुनाव लड़ने के लिए 38 सीटों पर, 37 पर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, 1 सीट रहती है संभल, जिसमें आपकी जमानत सिर्फ बस्ती है। 2022 में क्या होने वाला है? देखिए, 2017 में जो हुआ था, शुरुआत हुई थी हमारी पार्टी की, और शुरुआत में हमने फिर भी बहुत अच्छा किया था, क्योंकि जब कोई पार्टी, हम 38 सीटों पर हम लड़े थे शुरुआत में भी। लेकिन अब जो 2022 में आपको भी देखने को मिल रहा है, और जो आवाम का जो अब नज़रिया है वो बदल चुका है। अब अखिलेश यादव जो बीजेपी समाजवादी की जो तरफ मुस्लिम वोट बैंक था, अब वो उनसे टूटता जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को अब ये समझ में आ गया है कि जो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनकर जो बीजेपी को हराया जाता था, अब वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शनों में मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, मगर यादव नहीं समाजवादी के पास रुक पाया। तो इस वजह से मुसलमान भी जान गया है कि अपनी सियासत, आज़ाद सियासी क़यादत हम अपनी बनाएंगे और मजलिस के साथ अपना वोट बैंक, अपना मतलब मजलिस के साथ जाएंगे। तो अखिलेश से अब मुसलमान टूट चुका है पूरी तरह से, क्योंकि मुसलमानों को समझ में आ गया अब यादव अखिलेश के साथ नहीं रहा। कहाँ मुसलमान टूट गया? आपके सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, वो भी मुस्लिम है, वो तो खुद कह रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और जो कोई असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा वो समझ लीजिए बीजेपी को वोट कर रहा है। अरे, पिछली बार 2017 में इनके सांसद साहब के पोते को जो टिकट हुआ था मजलिस से, उस टिकट से पहले बैरिस्टर साहब बीजेपी के एजेंट थे। लेकिन जब समाजवादी ने इनको टिकट नहीं दिया, तो इन्होंने आके उसी एजेंट से, जो खुद कहते हैं कि एजेंट है बैरिस्टर साहब बीजेपी के, इन्होंने टिकट लिया वहाँ से। और इस बार भी इनको टिकट खतरे में ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि अफवाहें मैंने सुनी है कि इनका टिकट खतरे में है इस बार भी। अब मुझे नहीं पता है किस जगह जाएंगे अब टिकट मांगने। मतलब अभी जो आप उस इंसान को समझाएंगे जो वोटर है आपका, जो उत्तर प्रदेश में वोट करता है और सरकार बनाने में और सरकार से उतारने में कामयाबी देता है, मुस्लिम वोटर को समझाएंगे, वो भी तो आपको वोट कटवा। देखिए, अब सब लोग जान चुके हैं कि कोई पार्टी किसी की एजेंट नहीं होती है। पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ती है क्योंकि आवाम को जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी आई है, कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जो मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए था, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। अब आवाम समझ रही है कि मजलिस में ही हिस्सेदारी मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश की जो सरकार रही थी उसमें काफ़ी सारे मुस्लिम विधायक थे, लेकिन मुसलमानों के लिए वो हिस्सेदारी नहीं थी। ना ही विकास हुआ मुसलमानों का क्षेत्रों में, ना ही मुसलमानों को कोई जॉब मिली, और ना ही मुसलमानों की एजुकेशन को देखा गया अखिलेश की सरकार में। और अब जो है मुसलमान अपनी सियासी क़यादत बनाना चाहता है और वो उस मजलिस की तरफ टूट रहा है। और हम भी अपने क्षेत्र में सर्वे करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अब की बार मुसलमान मजलिस के साथ जाएगा इंशाल्लाह। आप ही का मुसलमान कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को हम वोट करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन वो ज़्यादातर मुस्लिम करते हैं। इस बात से हमें डर है कि ये शायद बीजेपी के एजेंट है।
नहीं नहीं, ऐसी बीजेपी कोई बात में नहीं है। नहीं हमारी पार्टी के अंदर काफ़ी सारे लोग जो नॉन मुस्लिम भी हैं, हमारे पवन राव अंबेडकर साहब हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो हम तो सभी बिरादरी को, सभी जाति को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम इन लोगों को लेकर चल रहे हैं और हमारे पास अभी तक काफ़ी सारे आवेदन नॉन मुस्लिम्स के भी हैं। लेकिन सवाल तो फिर वही उठता है ना कि आपको विधानसभा भेजेंगे, जैसे आपके 5 विधायक विधानसभा में भेज दिए बिहार के अंदर, अब वहाँ पर मना करना है राष्ट्रगीत गाने के लिए, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, वो उनका नज़रिया है और वो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, वो बिहार का मामला है। लेकिन पार्टी तो सब में एक है ना। जी जी, अख्तर ईमान साहब ने जो काम किया वो सही किया, वो उनकी मान्यता है, ठीक है। क्योंकि ना ही संविधान कहता है कि अनिवार्य है आपको राष्ट्रगीत को गाना, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय गीत गाना कोई अनिवार्य नहीं है, आपके दिल की मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप गाओ गाओ, और जो नहीं गाना चाह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई कानूनी सज़ा है उसमें कुछ। अगर जो राष्ट्रगीत है अगर आप 2 मिनट के लिए गा लेंगे तो क्या परेशानी है? कौमी तराना गाते तो हैं हम, अल्लामा इकबाल साहब का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में आप एक तरीके से AIMIM वो एक पुलाव लेकर के घूम रही है कि हमें ले लो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। कोई आपको पुलाव चखने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कौन सी पार्टी? आपकी पार्टी सभी पार्टी को निमंत्रण भेज रही है कि हमें पार्टी मिले, हमें पार्टी। नहीं नहीं नहीं, हमने इस बार जो लोग हैं, जो आवाम है, वो किसी भी तरह से बीजेपी को हराना चाहती है। हमारी पार्टी, हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम आवाम के साथ जाना चाहते हैं। आवाम ये चाह रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए, लेकिन आवाम की अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सभी पार्टी से गठबंधन किया है, ठीक है, मगर वो मजलिस से नहीं कर रहे हैं। 2% 3% वाली पार्टी से वो गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जैन सिंह को 32 सीट दे दी हैं, जबकि जैन सिंह की भी कोई सीट 2017 में नहीं निकली थी। उनको वो 4% है, उनको 32 सीट दी हैं। और जो मुसलमान 20% है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको कोई सीट नहीं दी जा रही है, ना ही उनसे कोई गठबंधन किया जा रहा है। तो ये आवाम के फैसले के, आवाम की चाहत के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। आवाम चाहती है बीजेपी को हराया जाए और सब मिलकर हराएं बीजेपी को, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि 20% मुसलमानों को क्यों साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं अखिलेश यादव। पुलाव लेकर के चल रहे हैं, क्या पता आपका पुलाव खाली समझ रहे हो? नहीं नहीं, हमारी तो हैदराबादी बिरयानी है, बहुत शानदार बिरयानी है, दुनिया तारीफ करती है। हैदराबादी बिरयानी है जी। तो बिरयानी लेना पसंद क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो जन जन में बांट रहे हैं बिरयानी, और आप देखिए आवाम ले रही है। तादाद में लोग जुड़ रहे हैं मजलिस से। आप सर्वे कीजिए, वेस्ट यूपी के अंदर और ईस्ट यूपी के अंदर दोनों जगह जाइए आप और सर्वे कीजिए, और मुस्लिम क्षेत्रों में जाइएगा और दलित क्षेत्रों में जाइएगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग मजलिस का नाम ले रहे हैं और उनको बस एक ही चीज़ है, उनको नहीं पता कैंडिडेट कौन आ रहा है मजलिस की तरफ से, बस वो ये बोलते हैं कि हम तो मजलिस को वोट देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं हम इस बार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। अच्छा, अभी एक ताज़ा हाल ही में मामला आया है, वसीम रिजवी जो नाम हुआ करता था आज वो किसी और नाम में तब्दील हो गया और कह रहा है कि इस्लाम धर्म में मुझे खतरा है और ये आतंकवाद सिखाता है। वो उनकी जो है, उनको थोड़ा नाअहली है, कम उनको इस्लाम की नॉलेज थी ही नहीं, लेकिन अब उनकी वो अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, वो इस्लाम में रहना चाहे नहीं रहना चाहे, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि कोई कंपल्जन नहीं है, किसी के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि आप इस्लाम को मानो। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस्लाम को मानना चाहें, आप नहीं मानना चाहें। अब रही बात उनको इस्लाम से, उनको पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड किया गया है और उनको पीछे से पुश किया जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि माहौल राजनीतिक है, तो इस वक्त इन्होंने आकर 6 दिसंबर के दिन आकर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। हमें कोई एतराज़ नहीं है, करें, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसा नासूर हमारी कौम से बाहर निकल गया और इन्होंने हमारे कचरे को अपने पास रख लिया है। अच्छा, मतलब आपके लिए भी वो कचरा था? बिल्कुल कचरा था। जो शख्स जिस धर्म का रहने वाला है, देखिए ऐसा है, कोई नॉन मुस्लिम है अपने धर्म को बुरा कहेगा, कोई क्रिश्चियन है वो अपने धर्म को बुरा कहेगा। ये एक कचरा था हमारे मुसलमानों के धर्म में, जो मुसलमानों के अगेंस्ट में बात कर रहा था, इस्लाम के अगेंस्ट में बात कर रहा था। मुस्लिम के अगेंस्ट में कर सकते हो क्योंकि ज़ाती कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम की जो एक जो कुरान के अंदर हर आयत जो आसमानी है, कोई इंसान के इख्तियार में नहीं थी, वो आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम सेट किया है और इसको ना ही बदला जा सकता। उसने कहा 26 आयतें निकाल दीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे लताड़ मार के बाहर निकाल दिया। तो अब उसको बस किसी तरह से, क्योंकि उसने काफ़ी सारे करप्शन कर रखे थे,
अपनी जो पोस्ट उसको मिली हुई थी, एशिया वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन था, उसने काफ़ी सारे जो घोटाले कर रखे थे, उन घोटालों से बचने के लिए उसने बीजेपी को ज्वाइन किया है और बीजेपी और दूसरे धर्म को ज्वाइन किया है। मतलब घोटालों को छुपाने के लिए धर्म अब दूसरा अपना लिया। जी जी। अच्छा, अब एक मुद्दा और गरमाया था अभी पिछले दिनों में, मैं आपसे उस पर राय लेना चाहूँगा, CA-NRC का। जी। कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, आपने कृषि कानून वापस कर ले लिया, उसी तरीके से आप CA-NRC का जो ये मुद्दा है उसको भी वापस कीजिए। इसमें AIMIM कितना सपोर्ट करेगी? देखिए, मजलिस के पहले भी लोग, सबसे पहले जो CA-NRC का जो अपोजिशन में थे सबसे पहले, जिसकी मुखालफत किसी ने की, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ दिया था। तो शुरुआत उन्होंने ही की थी, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे कि अगर CA-NRC को वापस नहीं लिया गया या इसको लागू किया गया तो हम इनकी पूरी तरह से मुखालफत करेंगे और सड़कों पर उतर के और जो संवैधानिक हमारा हक है उस हक की लड़ाई लड़ेंगे। उस हक की आप लड़ाई लड़ेंगे। 2022 इलेक्शन नज़दीक है, 2 महीने बचे हैं इलेक्शन में। इलेक्शन में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपके क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, तैयारी हमारी काफ़ी हो चुकी है और आप भी देख रहे होंगे कि हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। और हमारे मुद्दे सबसे पहले नाइंसाफ़ी है और हमारे मुद्दे रहेंगे मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को रोज़गार दिया जाए और जो मुसलमानों को जो नाइंसाफ़ी के तहत मतलब जो एट्रोसिटीज़ पुलिस करती है, ज़बरदस्ती उन पर केस लगा देती है, उसके ख़िलाफ़ हमारे वो मुद्दे रहेंगे हमारे। और क्या कहते हैं, हेल्थ के ऊपर हमारे मुद्दे रहेंगे। ये आपके मुद्दे रहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देने के लिए, 10 लाख नौकरी देने के लिए पहली कैबिनेट में 300 यूनिट फ्री और 10 लाख नौकरी, ऐसा कुछ है आपका? पिछली बार भी जो मुस्लिम जो उर्दू के टीचर्स की नौकरी अखिलेश यादव ने निकाली थी और वो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने, मुसलमानों ने अप्लाई कर रखा था। आज भी 1.5 से 2 लाख मुसलमान जो लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं मिली। अखिलेश यादव ने रोक लगा रखी है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा अखिलेश यादव ने किस बात पर रोक लगाई थी, क्या मसला था? क्या यादवों को देना चाह रहे थे या फिर मुसलमानों को आगे तरजीह नहीं देना चाह रहे थे या मुसलमानों को जॉब नहीं देना चाह रहे थे? क्योंकि उर्दू के जो लोग हैं, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, उन्होंने कहा है कि यार पिछले 4 साल से 5 साल से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब जो अखिलेश की गवर्नमेंट में जो जॉब निकली थी मगर वो मिली नहीं उनको। वो नहीं मिलती। वो सब झूठे वादे हैं, मुसलमानों के साथ झूठे वादे किए गए हैं। आप मुझे बता दीजिए मुसलमानों को क्या मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव की सरकार में आपको लैपटॉप मिले सभी को, आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी हुई। आप मुझे बताइएगा कि लैपटॉप सिर्फ मुसलमानों को मिले थे? और सभी को नहीं, सभी को नहीं। कुछ मुसलमान ऐसे रह गए थे जिनको अभी तक लैपटॉप नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज़ ऐसा है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी लेकिन सभी कब्रिस्तान की बाउंड्रीज़ नहीं कराई, इक्का दुक्का हर शहर में कराई, ठीक है। और उसमें भी घोटाला किया क्योंकि वो बाउंड्रीज़ 1 साल के बाद ही गिर गई, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ था। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला था जो कब्रिस्तान है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? जी, आप घोटाला ही था। 1 साल में अगर बाउंड्री बना रहे हैं और बाउंड्री गिर जाती है तो वो घोटाला ही तो है। उसमें कम से कम मटेरियल बेहतर यूज़ नहीं किया गया ना उसमें। अच्छा, इस बार अभी 100 सीटों पर सुनने में आता, कोई कहता है कि हम 150 पे भी लड़ेंगे। आपकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि हमारा 100 कन्फर्म नहीं हो सकता, 150 भी हम लड़ें। तो कितनी सीटों का भी कन्फर्म है और किस पार्टी के साथ आप गठबंधन में जाना चाहेंगे? देखिए, जो भी सेकुलर पार्टीज़ हमारे साथ गठबंधन करेंगी, हम इलेक्शन से 1 दिन पहले तक तैयार हैं पार्टीज़ के साथ। बीजेपी को हराने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश हर किसी पार्टी के साथ करेंगे और हमारे लिए सभी सेकुलर पार्टीज़ का दरवाज़ा खुला हुआ है, बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टी, कांग्रेस से भी? जी, हम किसी से भी कर सकते हैं जो हमसे सेकुलर जो पार्टीज़ हैं, जो सेकुलर हैं और बीजेपी को हराने के लिए आ रही हैं, हम सभी से कर सकते हैं। उसमें किसी का नाम किसी का पार्टी है, सभी सेकुलर पार्टीज़ का। अच्छा, मान लीजिएगा किसी से गठबंधन नहीं होता है तब आप कितनी सीटों पर? तो हम तो हमारे पास आवेदन अच्छे खासे आवेदन है, 100 से भी ज़्यादा आवेदन है और हो सकता है कि हम और ज़्यादा भी सीट्स पर लड़ें। जितने आवेदन होंगे हमारे, हम उतनों पर लड़ेंगे, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 200 हो। 100 हो, 150 हो, चाहे 200 हो, जितने पे जाएंगे आप उतने पे लड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है कि आप लड़ेंगे चुनाव, आपका संवैधानिक अधिकार है। जनता फिर भी वही एक बात लेकर के आती है, वोट काटने के लिए आ रहे हैं और जो कि हाँ, ये मुसलमानों के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, जैसे NRC में लोगों का जो गोली वगैरह लगी थी, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी खुद मिलने के लिए नहीं गए। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये CNRC का जो मामला हुआ, बैरिस्टर साहब ने पूरी अपने हैदराबाद के अंदर जन जन में जाकर लोगों के साथ मतलब रैलियां की हैं,
ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसे मैं भी जुड़ा हुआ था पार्टी से, मुझ पे भी एलिगेशन लगी, मुझ पे 50 लाख का मुचलके का नोटिस आया हुआ था संभल के अंदर CNRC में। तो मैं भी तो मजलिस से जुड़ा हुआ हूँ। अब बैरिस्टर साहब हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, अपने लोगों को ही तो भेजेंगे ना। हम थे लगे हुए, CNRC की संवैधानिक मुखालफत कर रहे थे हम। संवैधानिक मुखालफत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे इमरान बोबी साहब, ये एडवोकेट हैं पेशे से और AIMM में प्रदेश सचिव हैं। अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए माने जाते हैं और जाने भी जाते हैं, और हर एक मंच से असदुद्दीन ओवैसी साहब इनका नाम लेते हैं और बड़े प्यार से इनका खैर मकदम भी होता है। लेकिन अब देखने वाली बात 2022 में होगी, जो इन्होंने कहा है कि हम आखिरी दिन तक, यानी जिस दिन वोटिंग होनी है, अगर उस दिन उससे एक दिन पहले भी अगर हमसे कोई कहता है कि आप गठबंधन में आइए, हम जाने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं आते हैं तो अपना खामियाजा भुगतने के लिए पार्टियां तैयार हो जाएं। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।